हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी महीने का जो मोस्ट करंट अफेयर है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अ 17 मेंबर्स कमेटी टू प्रोटेक्ट यूनिक कल्चर, लैंग्वेज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लद्दाख हेडेड बाय। मतलब ये 17 मेंबर की एक कमेटी गठित करी है होम मिनिस्ट्री ने। ये लद्दाख में जो भी यूनिक कल्चर है, वहाँ की भाषा है या वहाँ के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक कमेटी ये गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? इनका नाम है नित्यानंद राय। तो नित्यानंद राय की अध्यक्षता में ये जो कमेटी गठित की गई है, इसका काम होगा कि लद्दाख रीजन का जो भी कल्चर है या वहाँ की भाषा है या वहाँ के रोजगार के बारे में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमेटी गठित की गई है। नेक्स्ट है स्मार्ट नाम से एक ये प्रोजेक्ट है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो इसका फुल फॉर्म है, ये इस प्रोजेक्ट किसके द्वारा किया गया है? वही नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, इन दोनों ने मिलकर ये स्मार्ट नाम से ये प्रोजेक्ट शुरुआत करी है। इसका एम देख लेते हैं। इसका एम क्या रहेगा? टू बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च थ्रू आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। तो जो आयुर्वेद का रिसर्च है उसमें उसको बढ़ावा देने के लिए टीचिंग प्रोफेशनल के अंदर, मतलब जो भी टीचिंग प्रोफेशनल है या जो स्कूल्स या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट्स में आयुर्वेद की नॉलेज जो पढ़ाई जा रही है उसको बढ़ावा देने के लिए दोनों इंस्टीट्यूट का भी नाम इनका रखना है। ये शॉर्ट फॉर्म याद रखते हैं, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। इन दोनों ने मिलके ये स्मार्ट नाम से इनिशिएटिव इसकी शुरुआत करी है। इसका एम भी हम देख चुके हैं कि साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना है जो भी आयुर्वेद के कॉलेज हैं या हॉस्पिटल्स हैं उनमें। नेक्स्ट है प्रज्वला चैलेंज। ये एक प्रज्वला चैलेंज नाम से एक कैंपेन शुरुआत करी गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। यहाँ पे ये शॉर्ट में लिख रखा है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है उसके अंदर ही आती है, ये NRLM के अंदर आती है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंदर आती है कि योजना। और प्रज्वला चैलेंज नाम से कैंपेन शुरू किया है। इसका एम क्या है? इसका एम देख लें तो टू इनवाइट्स आइडियाज, सॉल्यूशंस एंड एक्शंस दैट कैन ट्रांसफॉर्म रूरल इकोनॉमी। यानी जो रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए या मॉडर्नाइज करने के लिए या वहाँ पे अच्छी बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्या नए आइडियाज़ हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं या क्या एक्शंस वहाँ लेने चाहिए, उसके लिए ये प्रज्वला चैलेंज ये याद रखना है। और कौन सी मिनिस्ट्री ने ये किया है ये भी खास तौर पे याद रखना है, एग्जाम्स में मिनिस्ट्रीज पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्टर, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इनॉग्रेटेड 100 मीटर लॉन्ग सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश दैट बिकम एन अल्टरनेटिव रूट टू इंडो चाइना बॉर्डर। तो दोस्तों ये भी जनवरी महीने का ही करंट अफेयर है। इसमें कहीं से भी सवाल बनाया जा सकता है। आपको सीधा सियोम ब्रिज भी पूछा जा सकता है कि सियोम ब्रिज किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह उनके द्वारा किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में इस तरह का जो है ब्रिज बनाया गया है, तो उसका भी नाम याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में सियोम ब्रिज ये इनॉग्रेट किया गया है। और ये इससे क्या फायदा होगा? दैट बिकम एन अल्टरनेटिव रूट टू इंडो चाइना बॉर्डर। तो इंडो चाइना बॉर्डर को एक्सेस करने के लिए एक ये वैकल्पिक रूट या वो निकल के आया है, रास्ता निकल के आया है। तो ये भी याद रख सकते हैं कि कौन सी इंडिया से, मतलब कौन सी अदर हमारी फॉरेन कंट्री से या बॉर्डरिंग कंट्री से इस रिस्पेक्टिव है, ये भी पूछा जा सकता है। तो हमें चाइना को भी याद रखना है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल सीएम, यानी वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं उन्होंने 2 प्रोग्राम लॉन्च करे हैं अलग अलग नाम से। आइए देख लेते हैं, इनके नाम देख लेते हैं और फिर इनके अंदर क्या होने वाला है वो भी देख लेते हैं। तो नाम याद रखना, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा ये करे गए हैं। पहला है दिदिर सुरक्षा कवच। दिदिर सुरक्षा कवच नाम से ये पहली पहल जो हमारी ये वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री to implement government schemes covering food, housing, health and education।
तो जो ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, फंडामेंटल एमिनिटीज़ हैं, जैसे फूड को लेके या हाउसिंग को लेके या हेल्थ को लेके या शिक्षा को लेके, चिकित्सा, शिक्षा, आवास और भोजन, इनको लेके जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट्स किया जाए, उसके लिए दिदिर सुरक्षा कवच नाम से ये वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉन्च किया है। इसी तरह से दूसरा भी है दिदिर दूत, ये दूसरा कैंपेन, दूसरा प्रोग्राम का नाम है दिदिर दूत। ये एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप फॉर पीपल टू रजिस्टर देयर प्रॉब्लम। उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं या कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस, जो एक तरह से ग्रीवेंस रिड्रेसल जो बनता है, वो ग्रीवेंस रिड्रेसल एक तरह से ये ऐप बनाया गया है दिदिर दूत नाम से। नेक्स्ट है 108th इंडियन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेट की गई। दोस्तों देख लेते हैं इसका थीम क्या है। इसका थीम रहेगा इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट। थीम का नाम याद रखना है, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट थीम पूछा जा सकता है या ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई। कई बार अलग अलग ऑप्शन दे देता, आप राष्ट्रपति का भी नाम दे देगा, उपराष्ट्रपति का भी नाम दे देगा, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमें याद रखना है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेट की गई है और इसका थीम याद रखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और विमेन एम्पावरमेंट इसके अंदर है। नेक्स्ट है डेक्सा स्कैन टेस्ट। ये एक टेस्ट आया है नया, बीसीसीआई लेके आया, देखते हैं इसमें क्या है। बीसीसीआई ब्रिंग्स अ टेस्ट टू मेजर बॉडी फैट परसेंटेज, मसल्स मास, वाटर कंटेंट एंड बोन डेंसिटी ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट। तो जो क्रिकेट में हमारे प्लेयर्स हैं उनका ये जो किसी बॉडी के अंदर कितना फैट का परसेंटेज है या उनकी मसल्स का क्या मास है या क्या वाटर कंटेंट है बॉडी के अंदर और उनके बोन्स की क्या डेंसिटी है। असल में डेक्सा स्कैन टेस्ट का दूसरा नाम भी है बोन डेंसिटी टेस्ट, यानी इसमें आपके बोन्स की जो है टेस्टिंग की जाएगी डेंसिटी की। असल में हमारे प्लेयर्स हैं कई बार उनको इंजरीज हो जाती है, वो फिट नहीं रहते हैं तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और ख़राब परफॉर्मेंस के कारण जो है टीम्स हार जाती हैं। तो बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है कि हम ये डेक्सा स्कैन टेस्ट करेंगे जिससे कि किसी भी तरह की प्लेयर्स की इंजरीज को वो लोग मेजर कर पाएँ और उसको डिटेक्ट करके डायग्नोस कर पाएँ। इससे पहले भी लिख रखा है ऑलरेडी बीसीसीआई है योयो टेस्ट टू टेस्ट द फिटनेस एंड एंड्योरेंस ऑफ प्लेयर। इसके पहले भी इसी तरह का एक योयो टेस्ट था, एक फिटनेस टेस्ट बीसीसीआई लेकर आया था जिसमें उनका प्लेयर्स का एंड्योरेंस या उनकी पावर को टेस्ट करने के लिए उनमें रनिंग कराई जाती थी। जो भी प्लेयर्स योयो टेस्ट में पास नहीं होते थे उनको टीम में सेलेक्ट नहीं किया जाता था। तो ये याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डेक्सा स्कैन टेस्ट ये किस तरह का टेस्ट है, इसमें क्या होता है या कौन लेके आया है, तो हमें बीसीसीआई का नाम याद रखना है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इंडिया। नेक्स्ट है ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये हैज डेवलप्ड इंडिजिनस लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन लंपी प्रोवैक फॉर लंपी स्किन डिसीज। दोस्तों आपने जरूर से लंपी स्किन डिसीज के प्रकोप के बारे में सुना होगा। पिछले कई महीनों से ये कैटल्स में होने वाली बीमारी बहुत सारे मवेशियों को, जानवरों को इसने मौत के घाट उतार दिया है। बहुत सी कई राज्यों में बहुत वाइड स्प्रेड तरीके से फैला है। उड़ीसा से शुरुआत होके राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कई राज्यों में इसने जो है कई सारे कैटल्स की डेथ करी है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने फाइनली इंडिजिनस यानी खुद की भारत की लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इसके लिए निकाल दिया है। वैक्सीन का नाम है लंपी प्रोवैक। पहले वैक्सीन का नाम याद रखना है, लंपी प्रोवैक नाम से वैक्सीन लेके आए हैं। कौन लेके आए? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लेके आए हैं। और इधर लंपी स्किन डिसीज की डिटेल भी लिख रखी है दोस्तों। लंपी स्किन डिसीज इज एन इन्फेक्टियस डिसीज इन कैटल्स यानी मवेशियों में होने वाली है, कॉज्ड बाय वायरस। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किससे फैलती है, जो इसका वेक्टर है स्प्रेड वो कौन सा है, तो वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इस तरह से ऑप्शन दे देगा। तो हमें याद रखना है कि लंपी स्किन डिसीज है वायरल डिसीज, कैटल्स में होती है और ये इसकी फैमिली का नाम लिख रखा है। कौन सी वायरल फैमिली है ये? पॉक्सविरिडी, ठीक है ना, ये याद रखना है। ICAR का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट इज गोइंग टू बिल्ड बियर कंजर्वेशन सेंटर इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट।
तो बियर कंजर्वेशन सेंटर का मतलब है भालुओं के संरक्षण के लिए केंद्र यहाँ पर स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में, यानी ललितपुर जिला है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे ये भालुओं के संरक्षण के लिए एक केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार खोलने जा रही है। याद रखना है कौन सी सरकार कर रही है, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। देख लेते हैं इससे कुछ लास्ट महीने की, शायद नवंबर या दिसंबर महीने की भी एक न्यूज है। उत्तर प्रदेश के ही चित्रकूट से एक रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको उत्तर प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व और इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी, लेकिन वहाँ पे जैसे जैसे टाइगर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ वहाँ पे टाइगर्स को देखा गया होगा, तो उसको रिजर्व बना, टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उत्तर प्रदेश का 4था और इंडिया का 53वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये 5 जो कंट्री हैं, इक्वाडोर नाम याद रखना है पांचों का, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, इनको यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया है, इलेक्ट किया गया है। दोस्तों थोड़ा डिटेल देख लेते हैं यूएनएससी की। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनियन एससी हैज़ 5 परमानेंट, इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, यानी टोटल 15 मेंबर्स इनके यूएनएससी के अंदर होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर हैं, ये भी कई बार एग्जाम में स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जा सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, यूके, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये 5 जो है परमानेंट मेंबर हैं। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसका भी लिख रखा है, नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 2 years विद 5 न्यू मेंबर्स रिप्लेसिंग आउटगोइंग मेंबर्स, यानी हर साल जो है इनमें से 5 मेंबर्स को रिप्लेस करके 2 साल के टेन्योर के लिए फिर से 5 मेंबर्स को बनाया जाता है। तो इस तरह से रोटेशन चलता रहता है, इसीलिए नॉन परमानेंट मेंबर्स कहलाए 10 और ये 5 परमानेंट मेंबर रहते हैं और ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल बाद 5 नए आते हैं और 5 चले जाते हैं, इस तरह से वो रोटेट होते रहते हैं। तो जो निकल गए हैं इससे पहले जिनका टेन्योर खत्म हुआ है, आउट गोइंग 5 मेंबर्स, यानी इन 5 मेंबर्स ने इन 5 मेंबर्स को रिप्लेस किया है। जो निकल गए उनमें इंडिया, आयरलैंड, मेक्सिको, केन्या और नॉर्वे है। इनका टेन्योर समाप्त हो गया है और इनका टेन्योर अब शुरू होने जा रहा है। इन 5 के नाम याद रखने, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, तो 5 ये हो जाएंगे। और करंटली 5 मेंबर जो अभी हाल में हैं जिनका टेन्योर अभी चल रहा है, यानी जारी है जिनका कार्यकाल 2 साल का, उनमें है अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और यूएई। ठीक है, इस तरह से 5 ये और 5 ये नया अपॉइंट हुए, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड ब्रिंग्स इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट। ये ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट टू सप्लाई नेचुरल गैस टू हाउस होल्ड कबास इन गुजरात। तो सूरत में एक कबास नाम से एक टाउन है, वहाँ पे ये एनटीपीसी लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट लेके आए हैं। उससे क्या होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि नेचुरल गैस जो बनेगी, जो हाइड्रोजन से ब्लेंडिंग से नेचुरल गैस मिलेगी, उसी से वहाँ के टाउन जो कबास टाउन है वहाँ के हाउस होल्ड को उसी से फ्यूल, उसी से एनर्जी मिलेगी। देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है। ग्रीन हाइड्रोजन जनरेटेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू सेपरेट वाटर मॉलिक्यूल्स दैट यूज एज कार्बन फ्री फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसका इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूल के रूप में। जो भी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन या व्हीकल्स हैं ये पूरी तरह से कार्बन फ्री होगी, यानी इको फ्रेंडली होगी। इसी तरह से इस तरह की पहल को लेके आए हैं। इसका ये जनरेट कैसे होगी, तो जो भी वाटर रहता है उसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को सेपरेट किया जाएगा। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाएंगे, कोई उससे नुकसान नहीं है। और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स निकलेंगे उससे हाइड्रोजन निकलेगी जो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी और उसको फ्यूल के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू इंट्रोड्यूस हाइड्रोजन पावर ट्रेन ऑन इट्स हेरिटेज लाइन।
तो दोस्तों ये वही जो लास्ट क्वेश्चन में हम देख रहे थे, वो हाइड्रोजन का क्या यूज़ है, यहाँ पे जो मैं बता रहा था हाइड्रोजन का क्या यूज़ है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल में ही वो हाइड्रोजन की यूज़ आ गया। तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, पहले तो याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इस तरह का प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लेके आई है। इसके अंदर क्या होगा, जो भी हेरिटेज लाइंस चल रही हैं रेलवे की, यानी हेरिटेज को कवर करने वाली जो भी रेलवेज की जो लाइंस हैं, उनको हाइड्रोजन पावर से उन ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। वही हाइड्रोजन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी, हाइड्रोजन कैसे जनरेट होगी, कैसे एज अ फ्यूल हमें इको फ्रेंडली और कार्बन फ्री फ्यूल के रूप में प्राप्त होगी। तो उसी कार्बन फ्री हाइड्रोजन से ये ट्रेन ऑपरेट करी जाएंगी जो रेलवे की हेरिटेज लाइन है उन पे। इसी से ये प्रोजेक्ट का नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, इंडियन ये रेलवे ने करा है, याद रखना है। नेक्स्ट है आरबीआई हैज नेम्ड टॉप 3 लेंडर्स इन इंडिया, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक एंड एचडीएफसी बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक, यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स के रूप में इन 3 टॉप लेंडर्स को नाम याद रखना है। कौन कौन से 3 टॉप लेंडर हैं, एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी, इनको डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा आरबीआई ने दिया है। देख लेते हैं ये क्या होता है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स, दैट बैंक्स आर टू बिग टू फेल, यानी उनका फेल होना या उनका फेलियर होना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब बड़ा टास्क है। तो देखते हैं ऐसा क्या है। दीज बैंक्स फेलियर कुड इम्पैक्ट इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम एंड कॉज इनस्टेबिलिटी, अगर इस तरह के बैंक पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम या जो भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इन पे खासा दारोमदार रहता है। अगर ये फेल होते हैं तो समझिए कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हमारा क्रम्बल्ड हो जाएगा, यानी इम्पैक्ट होगा। इसलिए इनको आरबीआई इतने परफेक्ट रेगुलेशन से, इतनी ज़्यादा गाइडलाइंस के तहत ऑपरेट करता है ताकि ये कभी फेल ही ना हो, दैट आर टू बिग टू फेल। इसीलिए इनको डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक की कैटेगरी में रखा गया है। अभी तक ये 3 बैंक्स ही आए हैं, पहले सिर्फ एसबीआई और आईसीआईसी बैंक्स ही थे 2016 में, लेकिन फिर 2017 में एचडीएफसी बैंक्स को भी इसके अंदर डाला गया। तो हम ये याद रख सकते हैं कि कौन से 3 बैंक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स में आते हैं, इनका याद रखना है नाम, और कौन इनको डालता है, तो आरबीआई को डाला जाता है। और क्यों इनको इस तरह से कहा जाता है ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। लास्टली है दोस्तों, जैसे कि हम अपने हर वीडियो में ही देखते हैं, जो भी रिसेंट के अपॉइंटमेंट है वो वीडियो के बिल्कुल लास्ट में देखते हैं, तो थोड़ा कम ही है, इनको भी देख लेते हैं। सुजोय लाल थौसेन, ये जो डायरेक्टर जनरल हैं सीआरपीएफ को, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है बीएसएफ का भी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। इनमें जो थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, तो एक तरह से इनके पास अब 2 फोर्सेस का चार्ज है, सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का भी इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया। नाम याद रखना है, सुजोय लाल थौसेन। नेक्स्ट है मैथिली ठाकुर, ये दोस्तों ये सिंगर हैं, बिहार से बिलोंग करती हैं, बिहार की फोक सिंगर हैं। इनको स्टेट आइकॉन बनाया गया है बिहार का, हाँ इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया है। ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि किसके द्वारा बनाया गया, तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा मैथिली ठाकुर को बिहार राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया गया है। नेक्स्ट है जशन मू को सीईओ बनाया गया है बैंक ऑफ सिंगापुर बैंक का सीईओ बनाया गया है जशन मू को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं, अभी जनवरी महीने का हर वीडियो में पूरा करंट अफेयर कवर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कोई भी वीडियो डालूं तो तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।